साहित्य संगीतम कला बहीन साक्षात पशु पुच्छ विषावहीन तृण ना खादन्ति जीव मान स्तप दाद धे परम पशु नाम। इसका मतलब सर ये है, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले पशु के समान है। पृथ्वी या त्रीणि रत्नानि जन्मन्म सुभूषित मूढ़े पाधान खंडेशु रत्न संज्ञा विदोहित। सर इसका अर्थ ऐसा है कि जो धरती पर जो 3 रत्न है वो जल, अन्न और शुभ वाणी है, लेकिन जो मूर्ख लोग है वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की व्याख्या संज्ञा देते हैं। अच्छा है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष युद्धे काप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। सर इसका अर्थ है कि शौर्य तेज संतोष कौशल्य युद्ध से पलायन न करना दान और नेतृत्व क्षमता ये क्षत्रिय के कर्म के स्वाभाविक गुण है। ओके, थ्रो आपका और थोड़ा बेटर करो, जो आप बोल रहे हो ना, तो जो थ्रो जाता है आपके वॉइस का उसको थोड़ा और बेटर करो। प्रद्युमन आप बताओ। संस्कृत श्लोक में बोलने इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि संस्कृत बहुत ज्यादा एक एक वर्ड उसका इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए, और क्या होता है उसमें बहुत ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें जितना ज्यादा आप थ्रो उसमें अच्छा लाओगे उतना ही बेटर आपका जो जबान है वो हो जाएगी किसी भी शब्द के लिए। जैसे खूबसूरत होता है और खूबसूरत होता है, बहुत कम डिफरेंस है। जैसे वो शाहरुख खान उसमें बोलता है ना माय नेम इज खान, में खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस, तो खान जो है खान और खान ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये अगर डिफरेंस आपको आ गया तो फिर जबरदस्त तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर जाता है। बोलो। हाँ बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान्निंद्रा तपेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। इसका मतलब जैसे विद्यार्थी की जो कौवा रहता है उसको जो विद्यार्थी रहता है नया, उसको सीखने की थोड़ी चेष्टा होनी चाहिए, नया सीखने का कुछ चेष्टा होना चाहिए, और एक बगुले की तरह एकाग्रता और केंद्रित ध्यान, एक आहत से खुलने वाली कुत्ते के समान नींद, ग्रह त्यागी, और यहाँ पर अल्पहारी का मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार रखने वाला, जैसे 5 लक्षण होते हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा इंप्रूवमेंट है आपकी। चलो तो फिर आज हम शुरू करते हैं 9 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप सभी अपना माइक म्यूट कर दो फटाफट, किसी का तो माइक ऑन है। तो 9 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में देखते हैं क्या खास है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है एक्सप्लेन सेक्शन। एक्सप्लेन सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डील है, जो अभी डील हुई है हमारे एयर इंडिया की, एयर इंडिया को फिर से टाटा जो है उन्होंने खरीद लिया है, तो अब ये डील क्या सिग्निफाई करती है इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर हम नजर डालेंगे। देन यहाँ पर नोबेल प्राइज जो है वो मैंने आपको बोला कि एक साथ ही मैं लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो न्यू डेंजर इन कश्मीर, देखिए कश्मीर पर वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है, माइनॉरिटीज पर अटैक देखने को मिल रहा है, तो उस सिलसिले में ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम नजर डालेंगे। देन यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिटेन वुड्स। देखिए जो भी हमारे यहाँ पर बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, भली वो IMF हो, भली वो वर्ल्ड बैंक हो, भली वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पर जो अमीर लोग है, मतलब अमीर देश है, उन्हीं की यहाँ पर चलती है ना, उन्हीं की यहाँ पर सुनी जाती है, उन्हीं की यहाँ पर समझी जाती है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। बाकी कुछ भी अगर देखा जाए तो इसमें खास चीज जो है हमको देखने को नहीं मिलती है, तो ये वाला एडिटोरियल कोई मतलब नहीं बनता है। उसके लिए अलग से अगर हम आंसर राइटिंग में हम देखेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनमें क्या चेंजेस लाने चाहिए वो अलग बात होती है। ये आर्टिकल में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। देन यहाँ पर अगर ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो जयप्रकाश नारायण जो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि जयप्रकाश नारायण जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिक्स है उसमें काफी बड़ा अपना योगदान जो है वो दिया था, तो इसलिए इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंजस्टिस फार्मर के जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी खास नहीं निकलता है। और कल अनिल जैसा आपने बताया था द हिंदू में आपको सीड का जो है वो वाला एडिटोरियल एक काम का लगा था, लेकिन वो एडिटोरियल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे हमने देखा था फार्मर की इनकम को 2022 तक डबल कैसे करना है, तो उसके लिए हमने 2 चीजें देखी थी।
इंडियन एक्सप्रेस में हमने एडिटोरियल कवर किया था। सबसे पहली चीज थी कि हमें अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए, है ना, जो मेन जो क्रॉप्स बना रहे हैं उसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना चाहिए। दूसरा था उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये दो चीजें हमने देखी थी। अब उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, इन्वेस्टमेंट में कॉम्प्लिकेशन, R&D नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, जो फार्मर्स है उनको डिजिटल एस्पेक्ट से प्रॉब्लम आ रही है, वो उतने एडवांस नहीं है डिजिटल एस्पेक्ट से, वही सारी चीजें वो भी एडिटोरियल में देखने को मिल रही है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि दोनों न्यूज़पेपर जो है एडिटोरियल वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होती है कभी ना कभी, कि एक एडिटोरियल आया, इसमें हो सकता है दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, लेकिन दोनों में एडिटोरियल सेम आते ही है, मतलब टॉपिक्स जो है वो कवर हो ही जाते हैं। तो इसलिए बस यही चीज उसमें थी, बाकी कुछ भी नया नहीं था, इसलिए फिर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा जो एडिटोरियल है वो। तो यहाँ पर पहला एडिटोरियल जो है वो एयर इंडिया के बारे में बात कर रहा है। जो एयर इंडिया है वो टाटा ने फिर से ले ली है। अब फिर से यहाँ पर जो आ रहा है मतलब क्या है कि जो टाटा है उन्होंने एयर इंडिया शुरू की थी, एंड देन उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने उसको नेशनलाइज कर दिया, एंड देन अगेन फिर से टाटा जो उनके पास चला गया। मतलब एक दुनिया जो है वो गोल है, यहाँ से अच्छे तरीके से हमें पता चलता है। अभी इसमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सेल जो है नेशनल कैरियर, यहाँ पर जो एयर इंडिया है गवर्नमेंट ने उसको बेचा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेचा तो क्या हुआ, बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के रूप से बेचा है, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती है, दो चीजें इसमें होती है, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्रद्युमन क्या आप मुझे बता सकते हो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर प्राइवेटाइजेशन जैसे कि मतलब कि पूरे जो शेयर्स हैं, जैसे कि 50% शेयर, अगर 50 से ज्यादा % शेयर अगर दे दिए गवर्नमेंट, तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि आप मतलब किसी चीज से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, कुछ अपनी एसेट्स बेच के पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो इतना नहीं है, 50% से कम शेयर जो उसने बेचे, ऐसा। चलो प्रीति आप बताओ। सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि उसे प्राइवेटाइज कर देना, और जो शेयर है वो पूरे प्राइवेटाइज कर देना सर, जिससे जो है वो बेटर सर्विसेज देते हैं प्राइवेट लोग, प्राइवेट अगर है तो ये बेटर रहता है। शेयर्स को प्राइवेटाइज कर देना मतलब क्या सर? जो भी वो कंपनी के एसेट है वो प्राइवेट, मतलब किसी एक के नाम कर देना, जो एक के मतलब उसे प्राइवेट कर देना सर, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट कैसे करते हैं शेयर्स? सर सपोज एक इंसान है, अगर टाटा ने उसे खरीद लिया है तो अभी वो सभी शेयर्स जो है वो टाटा के हो गए सर, ऐसा। जो पहले गवर्नमेंट के थे वो अभी टाटा ग्रुप्स के हो गए इसे। और वैसे भी अगर कोई और खरीदता तो उसको टेक्निकल टर्म में बताना है तो क्या करेंगे? ये तो ठीक है, ये अगर आप पांटेले में बैठे हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू रूम में बैठे हो तो फिर क्या बताओगे? सर उसके लिए मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इस पर भी। और ओके, सर जो अनिल आप बताओ। सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है, अगर हम अपने किसी भी कंपनी के शेयर्स 50% से ज्यादा सेल कर देते हैं तो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा, और अगर हम 50% से कम शेयर्स को सेल करते हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, अगर हम 20% शेयर बेच रहे हैं तो क्या वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा? यस सर, अगर हम 20% कह रहे हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। अगर 50% से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसको प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। ओके, पंकज आपको कुछ बोलना है? सर सपोज कोई कंपनी पूरी गवर्नमेंट, मतलब मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कंपनी गवर्नमेंट की होती है, और उसमें से आधे से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने उसको बेच दिए, तो वो कंपनी अभी प्राइवेटाइज होगी सर। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कम शेयर बेचना, जिससे कि गवर्नमेंट की मोनोपोली भी, गवर्नमेंट की कंपनी रह सकती है वो। और यहाँ तो 100% शेयर बेच दिए, तो फिर कैसे? सर ये प्राइवेटाइज हो गया सर। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट की। ओके डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी सर। ओके, देखो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसमें बस ऐसा ही है कि जो प्राइवेटाइजेशन, ओनरशिप जो है वो किसी प्राइवेट इंसान के हाथ में चले जाना, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन।
ओनरशिप कब जाएगी? जब 50% से ज्यादा शेयर जो है वो किसी और के पास रहेंगे, तब बोलेंगे कि ओनरशिप किसी और के पास है। अब यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन है, मतलब क्या कि 51% शेयर किसी और के पास है, वो हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको आप निकाल रहे हो, उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब आपने समझ लीजिए रिलायंस के 100% शेयर्स लिए हुए हैं, 100% आप कंपनी के ओनर हो। अब आपने अगर 10% शेयर किसी को बेच दिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसको डिस कर रहे हो, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपने 100% शेयर भी बेच दिया, मतलब क्या है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसको डिस कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब आपने 10% शेयर बेचे हो, 5% बेचे हो, 20% बेचे हो, 30% बेचे हो, 50% बेचे हो, 60% बेचे हो, सभी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन तब बोलेंगे जब 50% से ज्यादा शेयर जो है वो आपने किसी और को बेच दिए, मतलब गवर्नमेंट ने किसी और को बेच दिए, वो हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया दोनों में फर्क? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी जो डेप्थ है वो हमें सिग्निफिकेंट डेप्थ जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब उधार जो है वो गवर्नमेंट ने उधार बहुत लिए ना। मतलब अगर आप एयर इंडिया देखोगे, एयर इंडिया अगर एक दिन चल रही है तो गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, एक दिन अगर एयर इंडिया चल रही है तो। इतना तो सोचो आप कितना उधार जो है वो पक गया है गवर्नमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एयर इंडिया जो है बेची क्यों गई, क्या कारण था कि गवर्नमेंट को एयर इंडिया बेचनी पड़ी? तो देखिए, एयर इंडिया जो है शुरू किया गया था टाटा ग्रुप्स के द्वारा 1932 में, लेकिन 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, गवर्नमेंट ने 49% स्टेक जो है वो एयर इंडिया के ले लिए। तो अब यहाँ पर पूरा तरीके से नेशनलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बताओ प्रीति। सर नेशनलाइजेशन मतलब किसका, इस कंपनी एयर इंडिया का? हाँ, एयर इंडिया का। सर 49% है तो फिर नहीं हुआ सर। फिर कितना चाहिए नेशनलाइजेशन के लिए? 50% क्या बोल? ओके, बराबर है। 51% अगर रहता है तो नेशनलाइजेशन हो जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में पूरा का पूरा चला जाता है। अभी गवर्नमेंट ने 49% स्टेक से लिए। 1953 में गवर्नमेंट ने रिमेनिंग स्टेक्स जो है, मतलब यहाँ पर 49 लिए थे, देन बचे हुए जितने भी है 51 पूरे के पूरे ले लिए, और एयर इंडिया जो है वो नेशनलाइज हो गए। नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स नेशनल कैरियर जो है उसने इंडियन स्काईज को डोमिनेट किया, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कंप्लीटली यहाँ पर इसी पर रिलाय करना। जैसे अभी इंडियन ट्रेन है ना, इंडियन रेलवेज है, उसी तरीके से कि वही एक ऑप्शन है, उसी से जाना है, तो वो सब हो रहा था। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब प्राइवेट प्लेयर जब आ रहे हैं तो बट ऑब्वियस कि यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो चला गया, जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो सस्ते दाम देने लगते हैं, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। इसलिए क्या हो रहा था कि अब यहाँ पर सीरियस थ्रेट जो है वो आ गया था। 2007 में एयर इंडिया जो है उसको मर्ज कर दिया गया डोमेस्टिक कैरियर के साथ इंडियन एयरलाइंस, जिससे कि लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। लॉसेस काफी ज्यादा हो गए थे, और ये एक ब्लंडर जो है वो भी माना जाता है कि भाई अगर लॉस को अगर तुम मिला दो तो फिर लॉस ही होने वाला है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर एयरलाइन जो है वो काफी अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी, कंटिन्यूसली लॉस जो है वो यहाँ पर बन रहा था, है ना। सिंस 2009-10 गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्पेंड किया 1.1 लाख करोड़ आइदर डायरेक्टली जो लॉसेस है उसको फिलअप करने के लिए, या फिर लोन जो है वो रेज करने के लिए। फिर अगस्त 2021 एयर इंडिया जो है उसका डेब्ट जो है 61,562 करोड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। हर एक एडिशनल डे एयर इंडिया जो है जब वो ऑपरेशनल में रह रही थी, गवर्नमेंट 20 करोड़ रुपए लॉस कर रहे थे। 20 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को हो रहा था। तो आप सोचिए कम जबरदस्त बात है। और फिर यहाँ पर जो एयर इंडिया उसको पहले से ही बेचने की बातें चल रही थी, हर बजट में हमें देखने को मिल रहा था डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, एयर इंडिया को बेचेंगे। तो क्यों नहीं बेचा गया? अभी क्या ऐसा जादू हो गया? पहला अटेम्प्ट जो है गवर्नमेंट के स्टेक्स को रिड्यूस करने का डिसइन्वेस्टमेंट का 2001 में किया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो हो ना सका। फिर 2018 में फर्स्ट टर्म जो है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने भी अटेम्प्ट किया। अब उन्होंने 76% जो है वो यहाँ पर बेचने की कोशिश की, लेकिन एक भी रिस्पॉन्स जो है उनको नहीं आया। देन उसके बाद 2020 में अभी लेटेस्ट वाला जो है वो हमें देखने को मिला, जहां पर गवर्नमेंट जो है सक्सेस हो गई और टाटा ग्रुप जो उन्होंने यहाँ पर खरीद लिया। तो अब यहाँ पर अड़थड़ा क्या था, मतलब यहाँ पर किस तरीके से इस बार उन्होंने मैनेज किया? तो देखिए, दो मेन हर्डल्स थे। पहला था कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पार्शियल स्टेक्स रखना चाह रहे थे, जैसे कि 100% स्टेक्स किसी को नहीं दे रहे थे। अब पार्शियल स्टेक्स अगर रखेंगे तो भली प्राइवेटाइज किया हुआ हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास अगर कुछ स्टेक है तो फिर वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। किसी को भी डर लगता है भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, कब बोल दे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। हम अगर 5,000 रुपए टिकट रखे, गवर्नमेंट बोले नहीं तुमको उड़ान के तहत तुमको 2,500 टिकट रखनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे? और नुकसान में चले जाएंगे। इससे बेटर है नहीं बाबा, हमको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए।
तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि 100% तुम रख लो बाबा, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा अपनी मनमानी है चलाओ, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट हैव नो बिजनेस इन बिजनेस। तो उस तरीके से फिर यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट जो है उन्होंने बीडर को डिसाइड करने को बोला कि जो डेप्थ है वो कैसे उनको पिकअप करना है, जो भी उधार बचा हुआ है वो कैसे आपको लेना है, आप तय करो, आपके हिसाब से वहां पर होगा, हम वहां पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, अब यहाँ पर इनको थोड़ा बेटर ऑप्शन मिले कि हम कर लेते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस जो है, सिग्निफिकेंस दो तरीकों से है, एक है गवर्नमेंट के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, दूसरा है टाटा के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अनिल आप बताओ कि यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, अब ये जो डील हुई है, ये जो बेचा गया है इससे। सर गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंस ये रहेगा, एक तो जो मतलब उनका डेली का 20 करोड़ का नुकसान हो रहा था सर, वो बच जाएगा। और दूसरा जो मतलब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, उससे कुछ पैसे आएंगे जो मतलब इकोनॉमी में लगकर कुछ हेल्प हो सकेगी। ओके, चलो पंकज आप बताओ। सर वही अनिल ने बताया, वही से बताना चाहता अच्छा, हूँ। और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आपके पास? नहीं सर। अरे अटक रहा है एयर यार। इंडिया जो थी वो एक नेशनल अब आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा है, आप बाद में बताओ, पहले प्रीति बताइए। सर जो अभी गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि जो 20 करोड़ है वो भी नहीं होंगे, और अगर प्राइवेटाइजेशन किया है तो फिर उसे टैक्स भी आएगा गवर्नमेंट को इससे। और सर जो टाटा ग्रुप है उन्हें ये फायदा हो सकता है कि अगर प्राइवेटाइज किया है तो वो उनके मन से पॉलिसी रख सकते हैं, जो फीस वगैरह है वो उनके मन से रख सकते हैं, जिससे कि जो उधार है वो भी जल्दी जाए। और एक प्राइवेटाइजेशन होता है तो सर्विसेज भी बेटर दी जाती है, तो फिर लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं सर, ये फायदा हो सकता है सर। देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंस जो है, एक तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिकली काफी रिलीफ उनको मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पेंडेमिक की वजह से जो पैसे हैं गवर्नमेंट के पास कम आ रहे थे, भले वो टैक्स बोलो, डायरेक्ट टैक्स बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स बोलो, है ना, जीएसटी, तो बहुत कम पैसे आ रहे थे। तो अब ऐसा है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्लान उनका बहुत पहले से था, तो डिसइन्वेस्टमेंट के तहत जो उनको पैसा आया है, अब वो पैसा, अब वो जो हमारे सोशल बाकी पर्सपेक्टिव है, स्कीम्स है ना, सब्सिडीज है, उस पर खर्च कर सकते हैं, जहां पर वो सहूलत दे सकते हैं, जहां पेंडेमिक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो पेंडेमिक का प्रभाव जो है वो एविएशन सेक्टर पे बहुत बुरा पड़ा था, स्टिल वहां पर उनकी जो डील है वो सक्सेसफुल हो गई है, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो इकोनॉमिकली उनको पड़ता है। दूसरा, अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक तो ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक एयरलाइन रहनी चाहिए, है ना, वो एक हैम्पर हो सकती है। क्योंकि क्या है कि किसी को भी एक ये रहता है कि नहीं यार, एक गवर्नमेंट की अगर है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रूल्स लेकर आए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले वो गवर्नमेंट चीजों पर लागू होती है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई इंडियन रेलवे पर लेकर आए तो इंडियन रेलवे पूरी गवर्नमेंट की है, तो जिस तरीके से रेट्स उनको रखने हैं, जो रखना है वो रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दे हैव टू कोलैबोरेट विद द प्राइवेट सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके उनको वहां पर करना पड़ेगा, एक डील वहां पर होगी, है ना, ये सारी चीजें। एंड देन सोशल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अब कॉम्पिटिटिवनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। टाटा ग्रुप जो है अभी वो एंटर किया है, तो हो सकता है कि वो अग्रेसिव मार्केटिंग यहाँ पर अपनाए, तो जिससे क्या होगा कि ताकि अपना जो लॉस है, मतलब उसको पीछे से आगे आना है, जो ऑलरेडी यहाँ पर लोगों ने मार्केट बनाया हुआ है बाकी एयरलाइंस ने, अब उसको पीछे से आगे आना है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिवली वो काम करे, बहुत चीप रेट्स दे इंटरनेशनल फ्लाइट, क्योंकि अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर भी काफी दबदबा है, तो इसलिए क्या है कि उसको बहुत अग्रेसिव तरीके से सोशल एस्पेक्ट से भी लोगों का फायदा हो सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम टाटा ग्रुप की तरफ से देखें तो सबसे एक अच्छी चीज है कि इमोशनली उनके लिए एक अच्छी डील है कि उनको जो पहले लिया गया था वो उनको वापस वहां पर मिल गया है, तो इमोशनली उनके लिए काफी ये है। इससे टाटा ने भी बोला था वेलकम बैक एयर इंडिया, जब टाटा जो उन्होंने ट्वीट किया था। देन उसके बाद अगर हम ये ग्राउंड देखते हैं, टाटा की तरफ से जो ग्राउंड देखते हैं, तो वही है कि अग्रेसिव मार्केटिंग करके अब उनको जो आगे आना है, तो उनकी स्ट्रेटेजी जो है बहुत अग्रेसिव रहनी बहुत जरूरी है, और फायदा इवेंचुअली फायदा जो है वो कस्टमर्स को यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो नए डेंजर जो है कश्मीर में आप सभी को पता है कि बहुत खतरनाक तरीके से जो माइनॉरिटीज है, अटैक्स, ये सब, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो कश्मीर जो है वो वहां पर टेररिस्ट अटैक्स बोलिए, मिलिटेंट्स के अटैक बोलिए, ये सब अटैक जो है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहते हैं।
तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर टारगेटेड टेरर अटैक जो है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, ये यहाँ पर काफी डेंजरस सिचुएशन हो रही है। अब यहाँ पर जो ये है टारगेटेड किलिंग्स हमें देखने को मिल रही है कि पर्टिकुलर एक सेक्शन है उनको टारगेट करो, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है उनको टारगेट करो। तो ऐसे टारगेटेड किलिंग्स जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। अभी ये सभी इसका अगर सिग्निफिकेंस देखते हैं तो सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहले हमें ये है कि पर्पस क्या है इन अटैक्स का। देखिए जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा कोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स, उसमें कश्मीर मुद्दा है ना, देन उसके बाद जो हमारा नक्सलाइट एरियाज है, ये सभी चीजें कवर हुई है। यहाँ पर जो नए पॉइंट निकल कर आ रहे हैं वो काफी खास है, जैसे कि यहाँ पर पर्पस क्या है अटैक का। तो इसमें दो रिस्पॉन्स निकलते हैं। पहला है यहाँ पर जो टेररिस्ट है इनसाइड दी कश्मीर, जो कश्मीर है उसी में जो टेररिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड परमानेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट अंदर रह रहे हैं कश्मीर के, उसकी वजह से हमने कश्मीर में परमानेंट इमरजेंसी टाइप एक सिचुएशन जो है बनाकर रखी है। दूसरा जो है वो हमें एक्सटर्नल फैक्टर देखने को मिलता है, जहां पर जो पाकिस्तान है वो सपोर्ट कर रहा है ग्रुप्स को कि जाओ घुसपैठ करो और वहां पर अटैक करो। तो ये दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। ये जो अटैक है ये यहाँ पर कम्युनिज्म जो है इंडिया में, ये काफी ज्यादा उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स क्या करता है, पॉलिटिशियंस कि अरे ये इस पर कम्युनिटी पर कर दिया, वो कम्युनिटी पर कर दिया, हिंदू मुस्लिम ये सब जो है कम्युनिज्म वो बहुत ज्यादा यहाँ पर उछाला जाता है, जिससे क्या है नुकसान जो है वो इंडिया का ही हो रहा है। सिंपली हमारे पास कॉमन कोई लैंग्वेज ऑफ सॉलिडेरिटी नहीं है। क्या होता है कि आप दूसरे सेंटर देखो तो वो अलग तरीके से बोलता है, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस है वो सेंटर को ब्लेम करते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉमन जो लैंग्वेज है कि उनके साथ हम खड़े हैं, जिनका अटैक हुआ है, जिन पर अटैक हो रहा है वो माइनॉरिटीज नहीं इंडियंस है। जो अटैक कर रहे हैं वो फॉरेन सॉइल से उनको बढ़ावा जो है वो मिल रहा है। ये जब तक नहीं होगा तब तक एक एलिनेशन जो है वो फील होता रहेगा। सही तरीके की पॉलिटिकल लैंग्वेज, कॉमन पॉलिटिकल लैंग्वेज हमारे पास नहीं है जो कि यूनाइट कर सके वायलेंस के अगेंस्ट में, सभी तरीके के वायलेंस के अगेंस्ट में, भले वो किसी के भी अगेंस्ट में हो, एक वायलेंस को यूनाइट कर सके। सोशल मीडिया जो है वो और अपना रंग रूप जो है वो दिखाता ही है। कश्मीर अगर आप देखोगे तो उनके पास स्टिल अभी तक कोई नॉर्मल पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देन कंक्लूजन में अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है ये काफी असुरक्षित होता जा रहा है। अगर हम कश्मीर के मुकाबले देखें, कंटिन्यूसली वहां पर जो इंसर्जेंसी है वो कंटिन्यूसली हो रही है। पॉलिटिकल फेलियर जो है ये भी काफी खराब है वहां पर। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो ये भी हमें ऐसी देखने को मिलती है कि बहुत बुरे तरीके से चल रही है। देन ह्यूमन सिंपैथी जो है वो कंप्लीटली वहां पर मर चुकी है कि भाई देखा ही नहीं जाता है। वहां पर देखा जा रहा है कम्युनिटी के रूप से, वहां पर देखा जाता है कम्युनलिज्म के रूप से, वहां पर इंसान को देखा ही नहीं जाए, ह्यूमैनिटेरियन देखा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक स्टेटमेंटशिप जो है वो रहनी चाहिए सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तभी जाकर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे बताइए आपको कोई डाउट है क्या? बहुत बढ़िया। तो चलिए मुझे अभी बताइए आप कि अभी तक गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्राइवेटाइजेशन आपको याद है, कौन कौन से गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेटाइजेशन अब तक किए गए हैं? चलो सबसे पहले प्रीति बताओ। सर थोड़े टाइम पहले मैंने रेलवे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मतलब जो पटरी वगैरह है सब कुछ वो गवर्नमेंट ही करेगी। क्लैरिकल वर्क में मुझे थोड़ा सर प्राइवेटाइजेशन पढ़ने को मिला था। क्लरिकल इसमें प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? सर मुझे मतलब ऐसा देखा था मैंने, मतलब जो जैसे क्लरिकल जो है ना वो सेक्टर ही नहीं है। अगर आप पूरा ओवरव्यू बताओ तो क्लरिकल ये कोई सेक्टर ही नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो सकता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें क्लरिकल स्टाफ वो सब आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भले वो रेलवे ट्रैक बोलिए ये सब बोलिए। एंड तीसरा ऑपरेशनल हमें देखने को मिलता है कि ट्रेन को कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ क्या ऑपरेट होगी, वो अलग तरीके का होता है। तो ये सेक्टर्स होंगे, ऐसा नहीं होगा क्लरिकल इसमें ये कर दिया है। ऐसे ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल में गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली रखी थी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। बट और कोई ऐसा सेक्टर था जिसमें प्राइवेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब उन्होंने मोनोपोली रखी हुई है। ओके चलो प्रीति बताओ। सर अभी रिसेंटली जो ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड है उसे डिफेंस एरिया में कन्वर्ट करने का जो उसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही थी सर, जो जहाँ पे मिलिट्री वेपन्स वगैरह बनाते, जो आपने हमें आर्टिकल दिया था। जितने भी है काम करो, जितने भी है वो सबके सब लेके आओ, ठीक है? जितना भी आपको पता है वो सबके सब लेके आ जाओ, जो डिसइन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है या प्राइवेटाइज किया हुआ है।